गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च के सभी करंट अफेयर को। आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा, एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, चेकआउट कीजिए आप, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 4 मार्च के करंट अफेयर का। देखिए, लास्ट डे ऑस्कर अवार्ड अनाउंस किए गए हैं अमेरिका में। 97th ऑस्कर अवार्ड है। अमेरिका में मूवीज के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है और वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही ज्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत ही मान्यता प्राप्त है। तो हाल ही में 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 को अनाउंस किया गया। इसमें बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को दिया गया? कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो एनोरा मूवी को दिया गया। एनोरा मूवी एक लव स्टोरी है, दो कपल के बीच में, दो लोगों के बीच में, जिसमें आगे चलकर इनकी जो जर्नी है उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट इनको देखने को मिलते हैं और अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करने के कारण क्या क्या हर्डल्स इनको आते हैं मिलने में। इसी पे बेस्ड एक लव स्टोरी की तरह एनोरा को बनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ पर कभी खुशी कभी गम है, वैसे वहां पर एनोरा है, लव स्टोरी की तरह। तो 97th एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर का हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया यूएसए में। इसमें बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया एनोरा मूवी को। अब यहां पर यह चीज समझिए कि एनोरा मूवी ने ऑल ओवर 5 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए हैं। इसके अलावा द ब्रूटलिस्ट मूवी ने 3 ऑस्कर जीते और इसके अलावा एमिलिया पेरेज इस मूवी ने 2 ऑस्कर अपने नाम किए हैं। एमिलिया पेरेज की बात करें तो ये एक फ्रेंच मूवी है। एमिलिया पेरेज को ही सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले थे अलग अलग कैटेगरी में। 13 कैटेगरी में इसे नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अवार्ड इसने केवल 2 अपने नाम किए हैं। यहां पर मैं आपको, देखिए, काफी सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको जो जो पूछी जाती है हमसे एग्जाम में उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट पिक्चर या मूवी का ऑस्कर किससे दिया गया? एनोरा, जिसकी हमने बात की। इसी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सीन बकर को। ओके, एनोरा मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए एड्रिन ब्रॉडी को दिया गया बेस्ट एक्टर। फिर आती है बेस्ट एक्ट्रेस, तो एनोरा मूवी के लिए माइकी मेडिसन को यह अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करें तो यह भी एनोरा मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले की बात करें कॉन्क्लेव मूवी को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की बात करें द ब्रूटलिस्ट मूवी को दिया गया ऑस्कर। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर दिया गया है फ्लो मूवी को। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स का अवार्ड दिया गया है आई एम स्टिल हियर, जो कि एक ब्राजीलियन मूवी है। तो ये इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, तो इसको भी याद रखिएगा। जो एग्जाम में आ सकते हैं ऑस्कर अवार्ड में से वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिए, पॉज करके एक बार पढ़ लेना, है ना। यहां पर देखिए, एकेडमिक अवार्ड के नाम से ऑस्कर को जाना जाता है। सबसे पहली बार अमेरिका में इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। देता कौन है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा हर साल अमेरिका में ये अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऑस्कर से बेसिक इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है। यहां पर हमको ये तो पता चल गया कि ऑस्कर किसे दिया गया है, लेकिन अगर ट्रॉफी के बारे में कुछ डिटेल पूछ ली जाए आपसे तो दिक्कत आएगी। तो यहां पर ऑस्कर ट्रॉफी को भी समझिए। एक गोल्डन स्टेचू रहता है ऑस्कर ट्रॉफी में, और स्टेचू जिस पर खड़ा रहता है वो एक फिल्म रील है। ओके, जो नीचे का आप देख रहे हैं बेस, वो एक फिल्म रील है। इसके अलावा अगर हम लंबाई देखें स्टेच्यू की या ऑस्कर ट्रॉफी की, तो ये 13.5 इंच की ट्रॉफी है पूरी, और इसका वजन रहता है 4 किलोग्राम तक, और 24 कैरेट गोल्ड की एक कोटिंग की जाती है ट्रॉफी के चारों। तो यह है ऑस्कर ट्रॉफी का पूरा स्ट्रक्चर। इंडिया की बात करें कि इंडिया में ऑस्कर अभी तक किसे दिया गया है, तो इंडिया में हम शुरू से शुरू करें तो पहला ऑस्कर आता है भानु अथैया के लिए। 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर इन्हें दिया गया गांधी मूवी के लिए। फिर
रसूल पोकुट्टी 2009 में इन्हें बेस्ट साउंड मिक्सिंग का ऑस्कर दिया गया स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। ए आर रहमान 2009 में इनको ऑस्कर दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए स्लम डॉग मिलीनियर। फिर आता है एम एम किरावनी और चंद्र बोस, जिनको 2023 में आरआर मूवी के गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर दिया गया। गाना था नाटू नाटू। गुनित मोंगा और कीर्तिकी गोंसाल्विस 2023 में इनकी शॉर्ट मूवी थी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी, जिसके लिए इन्हें दिया गया ऑस्कर अवार्ड। एक मिनट रुकिएगा। तो मूवी का नाम क्या है? द एलिफेंट विस्पर। ओके, इसके लिए मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट मूवी का अवार्ड कैटेगरी में गुनित मोंगा और कीर्तिकी गोंसाल्विस को। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि सत्यजीत राय, इनको 1992 में ऑस्कर द्वारा एक ऑनररी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह है सत्यजीत राय। तो ये ऐसे ऑस्कर हैं जो कि इंडिया में किसी को मिले हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। सारी अलग अलग कैटेगरीज है, वो मैंने आपको बता दी। 2025 में जो अवार्ड दिए गए उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किसे लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं एक बार फिर से मनन कुमार मिश्रा। आंसर सी। अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? भारत में जो लीगल प्रोफेशन होता है वकीलों का और जो लीगल एजुकेशन होता है उसको रेगुलेट करना है ना, लॉ एजुकेशन और जो लॉ प्रोफेशन होता है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये वकीलों की बॉस है संस्था। जितने भी देश में वकील होते हैं ना, अगर उनको वकालत करना है कोर्ट में तो उनको जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से चाहिए होता है। वकीलों के क्या एथिक्स होंगे, क्या मैनर उनमें होना चाहिए, इसको रेगुलेट करता है। पूरे देश में वकालत के लिए कैसा कोर्स होना चाहिए, कैसा सिलेबस होना चाहिए, इन चीजों को देखता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई। तो हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनन कुमार मिश्रा को। समझ में आ गया संस्था क्या करती है? अगर कोई भी वकील अपने एथिक्स से बाहर जाकर काम करता है ना, तो उस पर एक्शन भी ले सकती है। एक मूवी देखी होगी आपने, जॉली LLB 2, है ना, अक्षय कुमार वाली। तो अक्षय कुमार को रिकमेंड करते बार काउंसिल को कि भैया इनको जो वकालत का सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड किया जाए इनका, है ना। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये सारे मामले देखती है। तो इसके हाल ही में अध्यक्ष एक बार फिर से बने हैं मनन कुमार मिश्रा। सीनियर एडवोकेट है मनन कुमार मिश्रा, 7वीं बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। अब इनका जो कार्यकाल है वो 28 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहने वाला है। यहां पर ये बीजेपी के राज्यसभा MP भी हैं बिहार से, ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का चुनाव बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, हर स्टेट में भी एक स्टेट बार काउंसिल होती है, वहां के 1-2 मेंबर्स को मेंबर बनाया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं चेयरमैन के पद पर किसी व्यक्ति को वोटिंग के द्वारा। और एक बार में कार्यकाल होता है 2 साल का किसी भी चेयरमैन का। तो समझ में आ गया आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जिसको एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के तहत बनाया गया है। और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका भारत की राजधानी नई दिल्ली में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष या चेयरमैन कौन? तो ये हो जाते हैं मनन कुमार मिश्रा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे, कल वाला ही यहां पर काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, तो एक बार फिर से यहां पर मैं आपको 24 आवर के लिए आपके लिए कोर्स अभी ओपन है। 100 आवर जीएस का कोर्स, जो कि जहां पर देखिए जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके लिए बहुत सिंपल ट्रिक और कॉन्सेप्ट से यहां पर क्लियर करवाए गए हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको कोई भी एक फाउंडेशन कोर्स इसके साथ बिल्कुल फ्री है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, है ना,
ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक, आप इनको भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो अभी के लिए 24 आवर के लिए आपके लिए ये ओपन है। आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। देखिए हर एग्जाम में जीएस पूछा जाता है, आपको भी पता है, करंट अफेयर तो आता ही है, लेकिन जीएस में वनडे एग्जाम वालों को, जो स्टूडेंट हैं, उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उन सभी के लिए जीएस के जितने भी टॉपिक है वो आपको इस कोर्स में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ कवर किए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें, यह मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। जो वाइल्ड लाइफ है ना, जो जीव हैं, जंगली जीव है ना, या फिर जंगल के जो वनस्पति है, इन्वायरमेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना, जो जानवर है, जंगली जानवर है, उनको प्रोटेक्ट करना, जीवों को प्रोटेक्ट करना, और पूरे वर्ल्ड को इसके प्रति अवेयर करना कि भाई इनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बायोडायवर्सिटी को बनाने के लिए, इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए इनका बने रहना बहुत जरूरी। तो इनको सेव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं, है ना। ट्रीटी की जाती है देशों के मध्य में कि भाई कैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किया जा सकता है, कम से कम एनवायरनमेंट को हार्म करके कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन सभी के प्रति पूरे वर्ल्ड को अवेयर करना, यह उद्देश्य वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाए जाने का। हर साल यह मनाया जाता है 3 मार्च को, याद रखना। अब 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो 1973 में 3 मार्च को सिटीज कन्वेंशन को अपनाया गया था देशों के मध्य में। अब सिटीज कन्वेंशन को मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसका फुल फॉर्म देख लो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ये फुल फॉर्म होता है सिटीज का। तो ये जो एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, इसको देशों के मध्य अपनाया गया था 1973 में। इसी दिन की याद में मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब 2025 की थीम जो कि लेटेस्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, 2025 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है। 2024 की थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो 2 साल की थीमें पूछी जाती है, क्योंकि एग्जाम में 2 साल का हमको करंट अफेयर देखने को मिल जाता है। तो दोनों को याद रखिए, इजी है, याद रख पाओगे। तो 1973 में एक कन्वेंशन होता है, एक ट्रीटी साइन की जाती है, बस उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन इसे बनाया आगे चल के गया है। 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषणा की थी ऑफिशियली कि 2013 में, इस साल से हम मनाएंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को। ठीक है, तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को हर साल। अब यहां पर सिटीज को समझिए, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है देशों के मध्य में कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ है ना, जो प्लेनेट हैं, जो एनिमल हैं, जंगल में रहने वाले जो जंगली क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, उनको हम कम से कम हार्म करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि एनिमल के सर्वाइवल पर खतरा ना बने। तो ये टीटी कहलाती है सिटीज कन्वेंशन। 3 मार्च 1973 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसे साइन किया गया था। हालांकि इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो रूपरेखा बनी थी वो यहां पर बनी थी। तो 1 जुलाई 1975 को सिटीज कन्वेंशन लागू हुआ। 185 कंट्रीज इस पर साइन कर चुकी है अभी तक। इसके अलावा 3 मार्च को वर्ल्ड इयरिंग डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। जो सुन नहीं सकते है ना, जो सुनाई न देने की, जो किसी भी कारण से हो सकता है, देखिए ज्यादा जो हैंड फ्री होती है वो लगाने से, है ना, ज्यादा तेज म्यूजिक सुनने से, तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो ना सुनने की कारण हो सकते हैं, जो डिसीज हो सकती है, उसके प्रति लोगों को अवेयर करना, है ना, WHO के द्वारा यह मनाया जाता है 3 मार्च को हर साल, वर्ल्ड इयरिंग डे। आगे आ जाएं। हाल ही में जारी बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन
रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक हाई इनकम इकोनॉमी बनने के लिए कितनी वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखनी पड़ेगी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार? तो पहली चीज तो ये कि बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन, सॉरी हाँ जनरेशन, ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किसने किया है? तो इसको जारी करने का श्रेय दिया जाता है वर्ल्ड बैंक को। सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है, किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने अपने इस रिपोर्ट में बताया है जो इंडिया का लक्ष्य है ना, विकसित भारत 2047, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंडिया को हर साल 7.8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए होगी हर साल, यह बताया है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पहली चीज तो ये 2047 में इंडिया को हायर इनकम इकोनॉमी बनने में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या कैसे बन सकता है, इन सभी चीजों को यहां पर डिफाइन किया गया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में। अब देखिए क्या क्या कहा गया, वन बाय वन चलते हैं। तो पहली चीज तो यह कही गई कि इंडिया को 7.8% का एवरेज जो ईयरली ग्रोथ है वो चाहिए होगी अगर उसको हाई इनकम इकोनॉमी वाला देश बनना है, 2047 तक विकसित देश बनना है। तो इसके अलावा लेबर मार्केट रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, फीमेल लेबर फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में अधिकतर महिलाएं आज भी घरेलू काम में व्यस्त हैं, तो उनको बाहर आके काम करना पड़ेगा, एमएसएमईज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में निवेश को बढ़ावा देना पड़ेगा इंडिया को अगर 2047 तक उसको हाई इनकम इकोनॉमी में आना है। तो इसके अलावा अगर हम करंट इकोनॉमी कंडीशन की बात करें इंडिया की, अभी क्या कंडीशन है, तो 2000 से 2024 तक इंडिया की एवरेज ग्रोथ जीडीपी की 6.3% है ऑन एवरेज इन 24 साल में। भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी 2000 में 1.6% थी जो अब बढ़कर 3.4% हो गई है और भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। अब आपको समझिए कि हायर इनकम इकोनॉमी की तो हमने बात कर ली, पर ये होता क्या है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने 3 इंडिकेटर बताए हैं उसके ऑफिशियल साइट पर। एक होती है हायर इनकम, एक होती है लो इनकम और एक होती है लोअर मिडिल इनकम। इन 3 कैटेगरी में इकोनॉमी को डिवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने जीएनआई पर कैपिटा के आधार पर, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर प्रति व्यक्ति। अब ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? तो किसी भी देश की जो इनकम है ना, उसमें आप दूसरे देशों से आया हुआ इनकम भी जोड़ लो और रेमिटेंस को भी ऐड कर लो। रेमिटेंस और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को ऐड कर लो किसी भी देश की इनकम में। जैसे इंडिया की बात हो रही है तो दूसरे देशों में जो इंडियंस ने कमाया और हमारे देश भेजा वहां से कमाकर, है ना, इंडियंस ने वो, और एक इन्वेस्टमेंट जो इंडिया आया है, तो उसको टोटल मिलाकर ग्रॉस नेशनल इनकम आएगी। जब पूरी इनकम में से आप प्रति जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे तो पर प्रति व्यक्ति आपको जो इनकम मिलेगी वो कहलाती है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इसको बांटा गया है हाई इनकम, लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम। ये इन्फ्लेशन के आधार पर हर साल घट बढ़ सकता है वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो अभी जो है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखो लोअर मिडिल इनकम वाले देश वो हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1146 से लेकर $4515 के बीच में है हर साल। अपर मिडिल इनकम की बात करें तो ये 4516 अमेरिकी डॉलर से लेकर 14005 अमेरिकी डॉलर तक पर ईयर अगर प्रति व्यक्ति कमाता है तो। और हाई इनकम इकोनॉमी जिसमें इंडिया को आना है तो प्रति व्यक्ति आय 14005 अमेरिकी डॉलर पर ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन है जिसके आधार पर हाई इनकम इकोनॉमी को देखा जाता है, वाले देशों को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, डेटा था कि 7.8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए होगी इंडिया को अगर इंडिया को हायर इनकम इकोनॉमी वाला देश बनना है तो। ठीक है, वर्ल्ड बैंक
पूरे वर्ल्ड में जो गरीब देश है उनकी मदद के लिए काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसी चीज के लिए लोन देना है तो वो देता है। इसके अलावा किसी देश में अगर डिजास्टर आ जाता है तो उसमें मदद करता है। तो ये पुनर्निर्माण और किसी भी देश की मदद के लिए एक संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 189 कंट्रीज वर्तमान में इसकी मेंबर कंट्री है और अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में इसका गठन हो गया था वर्ल्ड बैंक का यूएसए में, लेकिन इसने काम करना 1945 में शुरू किया था, तो वहां से इसका गठन माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अपनी 175 फाउंडेशन डे मना रहा है, इसकी स्थापना कब की गई थी, है ना? तो 175वां एनिवर्सरी या स्थापना दिवस मनाया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इसकी स्थापना की गई थी इतिहास में 4 मार्च 1851 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय। तो 4 मार्च को आज के दिन इसकी 175 एनिवर्सरी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित हुआ था 4 मार्च 1851। काम क्या है ना? अगर हम इसका वर्क देखें कि वर्क क्या है इसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत वर्तमान में काम करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए एक विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। दुर्लभ खनिजों की खोज करना, पृथ्वी के अंदर कहां कहां कौन सा मेटल है इसकी खोज करना, अगर रेलवे को पटरियां बिछाना है तो उसके लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम करता है, सड़कों के लिए ये काम करता है ना? तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो मिनरल वेल्थ, है ना, खनिज संसाधन के लिए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए, नेचुरल डिजास्टर और इन्वायरमेंट मुद्दों को समझने और उसका समाधान निकालने के लिए एक विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है कोलकाता में और डायरेक्टर जनरल आशित साहा वर्तमान में है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। गठन कब किया गया था? 4 मार्च 1851। तो 4 मार्च को सेलिब्रेट किया गया इसका 175th फाउंडेशन डे। अब यहां पर इंडिया की अगर हम खनिज की स्थिति देखें, क्योंकि जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की खनिज की स्थिति भी देख लेते हैं। इंडिया दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंट्री है, पहले नंबर पर आता है चाइना। इसके अलावा अगर हम चूना पत्थर प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है चाइना। फोर्थ लार्जेस्ट जो लौह अयस्क अयस्क उत्पादक देश है इंडिया, पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यहां पर चूना पत्थर की बात करें तो हम तीसरे नंबर पर आते हैं उत्पादन में, पहले नंबर पर आता है चाइना। ओडिशा सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम अयस्क का उत्पादन करता है। लौह अयस्क की बात करते हैं तो इसका भी प्रोडक्शन करता है ओडिशा सबसे ज्यादा। राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन करता है। अगर हम ऑल ओवर मेटल्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो मिनरल्स प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पर आता है ओडिशा। देश के जो 100% मिनरल्स का प्रोडक्शन है उसमें से 44.11% तक प्रोडक्शन करता है मिनरल्स का कौन? ओडिशा। सेकंड पर छत्तीसगढ़ और थर्ड पर आता है राजस्थान। तो ये खनिज की स्थिति है इंडिया में। कुछ डेटा है यहां पर, आप पॉज करके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे। स्वावलंबिनी प्रोग्राम जो कि महिला उद्यमिता या विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वावलंबिनी प्रोग्राम, इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग। इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है स्वावलंबिनी प्रोग्राम को। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इसके साथ नीति आयोग। देखिए, इसे पहले शुरू किया जा चुका था, इस साल की शुरुआत में ही इसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पर लागू कर दिया गया था। 7 फरवरी 2025 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया था और अब मार्च में इसको पूरे देश में लागू किया गया है। उद्देश्य क्या है यह समझिए।
इन्वॉल्व कौन कौन है ये समझ में आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग इन्होंने लॉन्च किया है। देश में महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबिनी प्रोग्राम का। देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर मोड़ना, महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना, उद्योगों के लिए, उद्यमिता के लिए तैयार करना। जो भी इनको रिसोर्सेस चाहिए, जो भी मेंटरशिप चाहिए, वो प्रदान की जाएगी स्वावलंबिनी प्रोग्राम के तहत। तो पहले ये फरवरी मंथ में, लास्ट मंथ पूरे पूर्वोत्तर के भारत के जो राज्य हैं उनमें लागू किया गया और अब इसे पूरे देश में लागू किया गया है। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा वैसे ये पूछा नहीं जाता, फिर भी देखिए 2 दिन का एक वर्कशॉप होगी जिसमें 600 महिला छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट और बिजनेस स्किल सिखाई जाने वाली है। 40 घंटे का एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें जो 300 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है फीमेल, उन्हें बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस, मार्केट की स्ट्रेटेजी, लीगल कॉम्प्लियंस पर ट्रेनिंग दी जाने वाली। तो ऑल ओवर महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर मोड़ना स्वावलंबिनी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य। इतना याद कर लो, काम हो जाएगा। आगे बढ़े। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान नाम से समझ में आ जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। पढ़ो चारों ऑप्शन। तो महिला पंचायत नेताओं को, जो महिला पंचायत की नेताएं हैं, उनको सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, लोकल गवर्नेंस में महिलाओं को बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना, है ना, और उनको प्रोत्साहित करना, यह उद्देश्य है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा हाल ही में 4 मार्च 2025 को आज इसका शुभारंभ किया जाएगा नई दिल्ली विज्ञान भवन में। अब पूरे देश में देखिए जो स्थानीय स्वशासन है, स्पेशली पंचायती राज, आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 है ना, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया है 1992 में। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायती राज आया ना देश में, उसके बाद पंचायतों को स्थानीय स्वशासन तो मिल जाता है ना, स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज तो गठन हो जाता है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। अब जो महिलाएं हैं उनको एक डिसीजन मेकिंग में प्रमोट किया जा सके, जो लोकल गवर्नेंस है उसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक स्कीम या इनिशिएटिव निकाला है, सशक्त पंचायती राज या पंचायत नेत्री अभियान। शुभारंभ आज होगा नई दिल्ली में। पंचायतों की विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जितनी भी हैं उनकी लीडरशिप क्षमता को बढ़ाना, लोकल गवर्नेंस में उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ावा देना, मजबूत करना, और ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, यह उद्देश्य है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान को लॉन्च किए जाने का। 2 मार्च को किस महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो यहां पर देखिए पुण्यतिथि की बात हो रही है, जन्म तिथि की बात नहीं हो रही है ना, यहां पर डेथ एनिवर्सरी की बात की जा रही है। तो यहां पर पुण्यतिथि की बात करें, 2 मार्च को मनाई गई सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि। पूरे देश में सरोजिनी नायडू, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी 146 पुण्यतिथि है, देश में मनाई गई। 13 फरवरी को भारत में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और जन्म दिवस को नेशनल विमेंस डे के रूप में देश में मनाया जाता है। तो नेशनल विमेंस डे 13 फरवरी किसकी जन्म तिथि है? क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सरोजिनी नायडू। और इनकी डेथ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 2 मार्च को। भारत में भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू, हैदराबाद से है, बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रही हैं। 13 फरवरी 1879 में जन्म हुआ था और 2 मार्च 1949 में इनका निधन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मेंबर रही है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। यहां पर सबसे फेमस उपलब्धि है इनकी, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल या गवर्नर रही है सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश का रीजन पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था,
तो यहां पर 1947 से 1949 तक ये गवर्नर रही है भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर। उत्तर प्रदेश, पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। अगला क्वेश्चन, गंगा वाटर ट्रीटी जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक जल समझौता है, कितने वर्षों के लिए इस समझौते को किया गया था? तो गंगा वाटर ट्रीटी, आपको पता है गंगा नदी जो कि भारत के पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती, उसके पानी के बंटवारे को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में एक ट्रीटी हुई थी 1996 में। कब हुई थी? 1996 में, 12 दिसंबर 1996। और ये जो ट्रीटी थी 30 साल के लिए हुई थी। 12 दिसंबर 1996 में 30 साल के लिए ट्रीटी हुई थी। अब अगर आप 30 साल को यहां से कैलकुलेट करेंगे तो अब इसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है ट्रीटी का। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन की 86th बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। इसके लिए बांग्लादेश की जो टीम है वो भारत आ गई, ताकि ये जो ट्रीटी है ना इसको एक बार फिर से रिन्यू किया जा सके। भारत और बांग्लादेश के मध्य में पानी के बंटवारे को लेकर। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 54 ऐसी नदियां हैं जो कि दोनों देशों में बहती है, 54 रिवर। इनके लिए जॉइंट रिवर कमीशन बनाया गया था 1972 में, ताकि द्विपक्षीय समझौता किया जा सके और नदियों के पानी के लेकर बंटवारा किया जा सके। अब इसी के तहत गंगा वाटर ट्रीटी की गई आगे चलकर 12 दिसंबर 1996 को। 30 साल के लिए ट्रीटी थी। एक डैम के लिए ट्रीटी की गई थी जिसका नाम है फरक्का बैराज, मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल में, जो कि बांग्लादेश की बाउंड्री के 18 किलोमीटर पहले है और 18 किलोमीटर बाद शुरू हो जाती है बांग्लादेश की बाउंड्री। तो ये जो डैम है ना फरक्का बैराज, ये 1970 के बाद बना और इस पर जो पानी रोका जाता है उसके बाद गंगा नदी को लेकर दोनों देश ट्रीटी करते हैं और उस ट्रीटी को कहा जाता है गंगा वाटर ट्रीटी। 30 साल के लिए ट्रीटी थी। अब इसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है 2026 में। ट्रीटी के तहत जो वाटर ट्रीटी थी, जो जल प्रवाह है अगर 70,000 क्यूसेक से कम होगा तो दोनों देशों के मध्य में 50-50% का पानी बांटा जाएगा, मतलब 35,000 क्यूसेक। जल प्रवाह 70,000 से अगर 75,000 क्यूसेक के बीच रहा तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलेगा और बाकी इंडिया को मिलेगा। ये इस ट्रीटी में प्रावधान किए गए थे। और भी प्रावधान है, लेकिन हमको केवल गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए। 30 वर्षों के लिए इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में हुई थी 1996 में। तो गंगा नदी के बारे में अगर हम कैजुअली देखें तो आपको पता है उत्तराखंड राज्य से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, भारत के 5 राज्यों को कवर करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के थोड़े से हिस्से में बहती है, फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा बहती है 120 किलोमीटर, इंडिया में 2525 किलोमीटर। ओके, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा, ये लिखा है। और पद्मा आगे बढ़ती है और उस तरफ से ब्रह्मपुत्र को, जो कि भारत के बाद जाती है बांग्लादेश में, उसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा हो गई गंगा और जमुना हो गई ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में ये जब मिलती है तो इनकी जो मुख्य धारा है वो मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये गंगा रिवर का स्ट्रक्चर है इंडिया और बांग्लादेश में, जिनके पानी को लेकर इंडिया और बांग्लादेश की ट्रीटी है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3rd साबा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हाल ही में 3rd साबा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया नई दिल्ली में 2025 में, और इसका खिताब जीता है इंडिया ने। फाइनल में इंडिया ने मालदीव को हराया और मालदीव को हराकर पहली बार इसका खिताब जीता है। आयोजन कौन कराता है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका ही शॉर्ट में नाम है साबा। तो यह है साबा विमेंस चैंपियनशिप। तो इंडिया की जो सीनियर विमेंस बास्केटबॉल टीम है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, याद रखना, ठीक है ना। तो इंडिया की जो बास्केटबॉल टीम है उसने 3rd साबा विमेंस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है।
नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और इंटरेस्टिंग यह है कि भारत ने पहली बार ही यहां पर भाग लिया है। साबा के अलावा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसको ऑर्गेनाइज कराती है संयुक्त रूप से। इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, वैसे अभी तक 3 बार ही आयोजित की गई है। पहली बार 2016 में, दूसरी बार 2022 और तीसरी बार 2025। पहले के 2 एडिशन श्रीलंका ने अपने नाम किए थे और इन्होंने फाइनल में नेपाल को हराया था। दोनों बार हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया और हम विनर रहे और हमने हराया है मालदीव को। दक्षिण एशिया की जो बास्केटबॉल टीमें हैं देशों की, वो यहां पर पार्टिसिपेट करती है। 2025 में आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। विनर कौन? इंडिया। डन। तो यहां पर देखिए 4 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आइए, बोरिस स्पासकी का हाल ही में निधन हो गया। किस देश के चेस ग्रैंड मास्टर हैं? तो ये हैं रशिया के। यूनाइटेड नेशन द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 मार्च को। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह सेबी जारी करता है, क्योंकि शेयर मार्केट को यही रेगुलेट करता है। थलिक्की वंदनम योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। चक्रवाती तूफान गैरेस किस समुद्र में आया? तो यह आया है इंडियन ओशियन में। लोसार त्योहार मनाया गया, यह किस समुदाय में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तिब्बती समुदाय में। तिब्बती बौद्ध धर्म इस त्योहार को मनाते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? राजस्थान के जोधपुर में। जहान ए खुसरो फेस्टिवल में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। दिल्ली में इनका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया था? 25th एडिशन। किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? आदित्य L1 इंडिया। और माउंट फेंटाले ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ज्वालामुखी देखने को मिलेगा इथोपिया में, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं, हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का फटाफट आंसर लेते हैं। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। भारतीय संविधान का भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है और कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आज के, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन, भारत की फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां स्थापित की जाएगी, किस राज्य में? सेकेंड, बाफ्टा 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।